राजस्थान के आध्यात्मिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है साध्वी प्रेम बाईसा। लेकिन उनकी मौत ने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर साध्वी प्रेम बाईसा का असली कातिल कौन है? लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है उसके बारे में शायद किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, किसने उन्हें मारा? इस सच्चाई को जानने के लिए आपको 28 जनवरी 2026 को आखिर क्या क्या हुआ था उसे जानना बेहद जरूरी है। तभी आप असली सच जान पाएंगे। प्रेम बाईसा को लेकर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी मौत उनके पिता के साथ वायरल वीडियो की वजह से हुई, जिसमें उनके पिता उन्हें गोद में उठाकर उनके नितंबों को थपथपाते नजर आते हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं लगता। लोग इस वीडियो को देखकर सोच रहे थे कि इसी की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन खुद प्रेम बाईसा के पिता ने मीडिया से पूछने पर कहा कि वीडियो की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। इन सब बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे लोग कुछ भी कहें। वो बस अपने काम पर ध्यान देती थी। सोशल मीडिया माते जुलाई रे महीना एक वीडियो वायरल होया करके उनरी वजह से प्रेम बाईसा जी है जी का परेशान चल रहा था। उनके वो तो उनके कोई दुनिया करती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में कभी नहीं लाई कि अब सही है तो सत्य को कभी कुछ ऐसा एहसास ही नहीं होता है, था ही नहीं, वो अपनी मस्ती में कथा करी। अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। 28 जनवरी 2026 को जोधपुर के बोरानाडा इलाके में स्थित साधना कुटीर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा को सुबह से ही जुकाम, गले में दर्द और बुखार की शिकायत थी। उनके पिता और गुरु वीरमनाथ ने अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज का फैसला किया और कंपाउंडर देवी सिंह राज पुरोहित को फोन किया, जो पिछले 5 सालों से आश्रम के लोगों का इलाज करता आ रहा था। 28 जनवरी 2026 को लगभग सुबह 11:54 के आसपास वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह को फोन किया और बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम, गले में दर्द और बुखार है, आकर देख लीजिए। लेकिन उस वक्त कंपाउंडर देवी सिंह बाहर गया हुआ था। उसने कहा कि महाराज जी, मैं लगभग 3 बजे तक आ पाऊंगा। इस दौरान वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह के आने का इंतजार किया और जब 3 बजे के बाद भी कंपाउंडर देवी सिंह नहीं आया तो वीरमनाथ ने दोबारा शाम 4:45 के आसपास फोन किया। तब जाकर कंपाउंडर देवी सिंह आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम पहुंचकर प्रेम बाईसा को जांचा और 2 इंजेक्शन लगाए डेक्सोना और डायनापार और 5 मिनट तक वहीं रुके। प्रेम बाईसा इस दौरान ठीक थी। फिर 5 मिनट बाद वह आश्रम से चले गए। इसके बाद प्रेम बाईसा के साथ आश्रम में क्या हुआ कोई नहीं जानता, सिवाय प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश के। इंजेक्शन लगने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद कंपाउंडर देवी सिंह के पास फोन आया कि प्रेम बाईसा की हालत ज्यादा खराब हो गई है, सांस लेने में दिक्कत, छींकें आने लगी, बेहोश हो गईं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले जाइए, जिसके बाद वीरमनाथ प्रेम बाईसा को प्रेक्षा अस्पताल ले गए, जो आश्रम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आश्रम का सेवादार सुरेश प्रेम बाईसा को CPR देने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चेक करने के बाद प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि मामला गंभीर लग रहा है, क्योंकि प्रेम बाईसा के नाखून नीले हो गए थे। यही वजह है कि डॉक्टर को मामला संदिग्ध लग रहा था। इसलिए प्रवीण जैन ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए, सच पता चल जाएगा। प्रवीण जैन ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, लेकिन प्रेम बाईसा के पिता ने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रेम बाईसा के पिता बॉडी को प्राइवेट कार में ही वापस बोरानाडा आश्रम ले गए, बिना पोस्टमार्टम कराए। थोड़ी देर बाद प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि संदिग्ध मौत के मामलों में पोस्टमार्टम जरूरी होता है। बोरानाडा थाने के सब इंस्पेक्टर हेमराज सहित 4 और पुलिस कर्मियों ने आश्रम पहुंचकर कमरे को सील कर दिया और पुलिस ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए उन्हें अभी सरकारी हॉस्पिटल चलना होगा। पहले तो प्रेम बाईसा के पिता ने पुलिस को रोका कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, लेकिन फिर पुलिस की कड़ाई के आगे प्रेम बाईसा के पिता टूट गए और पुलिस ने बॉडी को जब्त कर लिया। रात लगभग 9:30 पर प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया। अस्पताल से निकलते वक्त पिता वीरमनाथ ने रास्ते में कुछ बड़े नेताओं को फोन घुमाए, लेकिन रात 9:30 पर जब दुनिया को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की खबर ठीक से मिली भी नहीं थी, तभी उनके मोबाइल से पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें न्याय की मांग जैसे कई शब्द लिखे थे। आप स्क्रीन पर वह पोस्ट खुद देखकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बेटी की मौत के गम के बीच पिता के दिमाग में इंस्टाग्राम पोस्ट का ख्याल कैसे आया।
वह भी इतनी शातिर तरीके से। क्या यह सच में न्याय की मांग थी, या जांच की दिशा मोड़ने की कोशिश, या फिर खुद को बचाने का कोई प्लान? अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब डॉक्टर लगभग 5:45 के आसपास प्रेम बाइसा को मृत घोषित कर चुके थे, तो रात 9:30 पर यह पोस्ट आखिर किसने डाली? यह सवाल हर तरफ उठने लगा और मामला और भी रहस्यमय होता चला गया। अगले दिन प्रेम बाइसा की बॉडी को जोधपुर के एमजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां एक मेडिकल बोर्ड डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया ताकि मौत की वजह इंजेक्शन से रिएक्शन या कुछ और का पता लग सके। पुलिस ने कहा कि परिवार की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह जरूरी था और कोई औपचारिक शिकायत न होने पर भी जांच शुरू की गई। वहीं प्रेम बाइसा की मौत के 4 घंटे बाद जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब प्रेम बाइसा की मौत हो चुकी थी तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किसने किया। इसके बाद खुद प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ सामने आए और उन्होंने बताया कि यह पोस्ट जानबूझकर उन्हीं के कहने पर डलवाई गई थी ताकि पूरा मामला लोगों के सामने आ सके और न्याय की मांग उठे। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अपनी जगह कायम रहा, क्या यह एक सेल्फ एंड नोट जैसा संदेश था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। जांच के शुरुआती दौर में ही ऐसे कई खुलासे सामने आए जिन्होंने इस मौत को और भी संदिग्ध बना दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि प्रेम बाइसा की मौत के अगले ही दिन आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे क्यों हटा दिए गए। प्रेम बाइसा के मौत के बाद मीडिया से उनके पिता ने कहा था कि पिछले 6 महीने से प्रेम बाइसा का इलाज पेक्षा हॉस्पिटल में चल रहा था और वहां के डॉक्टर जो दवा लिखते थे और जो इंजेक्शन लिखते थे वही प्रेम बाइसा को लगता था। लेकिन प्रेम बाइसा के पिता के इन दावों के बाद खुद पेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने सामने आकर खुलासा करते हुए बताया कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने साध्वी प्रेम बाइसा का ना तो कोई चेकअप किया था और ना ही उन्हें कोई दवा लिखी थी। डॉक्टर ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें किसी इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बात कही जा रही थी। तो फिर सवाल सीधा है, बिना चेकअप के साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन कैसे लगा? पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह को कई दिनों तक डिटेन किया। उसने एडमिट किया कि प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ के कहने पर उसने 2 इंजेक्शन लगाए, डेक्सोना और डायनापार। पुलिस ने उसके इक्विपमेंट जब्त किए और खाली वायल्स रिकवर किए। कंपाउंडर देवी सिंह ने यह भी बताया कि उस दिन उसके पास 2 कॉल आए थे, पहला दोपहर 12 बजे और दूसरा शाम करीब 5 बजे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वही इंजेक्शन लगाया जो पूर्व में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद वह वापस आ गया। कंपाउंडर ने यह भी कहा कि उनके हिसाब से इस इंजेक्शन को लगाने से प्रेम बाइसा की मौत नहीं होनी चाहिए थी। प्रेम बाइसा की मौत की टाइमिंग को लेकर भी कई विरोधाभास सामने आए हैं। प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ने अपने बयान में कहा था कि इंजेक्शन लगते ही प्रेम बाइसा अचेत हो गईं और कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर एफआईआर में यह उल्लेख है कि इंजेक्शन लगने के करीब 9 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। पूछताछ में कंपाउंडर ने भी बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद वह लगभग 5 मिनट तक वहीं रुका रहा और इसके बाद आश्रम से निकल गया। उसने यह भी कहा कि करीब 25 मिनट बाद उसके पास फोन आया जिसमें बताया गया कि प्रेम बाइसा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और उनके पिता उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रेम बाइसा को जिस अस्पताल में ले जाया गया वह आश्रम से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित था, जबकि आश्रम से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल मौजूद है। इसके अलावा भी कई अन्य अस्पताल नजदीक ही थे। इसके बावजूद प्रेम बाइसा को करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया। अगर प्रेम बाइसा को किसी नजदीकी अस्पताल में समय रहते ले जाया गया होता तो संभव है कि उनकी जान बच सकती थी। प्रेम बाइसा के पिता के बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वे अपने बयान में कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही प्रेम बाइसा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर कभी वे यह दावा करते हैं कि इंजेक्शन लगने के 5 मिनट बाद तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हुई। लेकिन इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर ने खुद बताया है कि इंजेक्शन लगाने के बाद
वह 5 से 6 मिनट तक वहीं रुका रहा और उस दौरान प्रेम बाइसा पूरी तरह ठीक थीं। इतना ही नहीं, कुछ बयानों में प्रेम बाइसा के पिता यह भी कहते हैं कि अस्पताल में प्रेम बाइसा ने उनसे कहा था, पापा मुझे इंसाफ दिला देना। अब यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर सच में इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही प्रेम बाइसा की मौत हो गई थी तो वह अस्पताल में यह बात कैसे कह सकती थी? पड़ोसियों के मुताबिक प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके पिता की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बल्कि वे रोने का नाटक कर रहे थे और लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बल्कि जब लोगों ने उन पर पोस्टमार्टम कराने का दबाव बनाया तो वे उनसे लड़ने लगे और कहने लगे कि पोस्टमार्टम उनकी मर्जी से होगा, जबकि यह एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसे वे करवाना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेम बाइसा के साथ सच में कुछ गलत हुआ था तो उनकी मौत के तुरंत बाद उनके पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? आखिर क्यों अस्पताल के डॉक्टरों को पुलिस को सूचित करना पड़ा कि प्रेम बाइसा की अचानक मौत हो गई है और उसका पोस्टमार्टम उसके पिता ने नहीं करवाया? और जब पुलिस आश्रम पहुंची तो प्रेम बाइसा के पिता पुलिस प्रशासन से उलझ क्यों गए? ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय और संदिग्ध बना रहे हैं। प्रेम बाइसा के पिता के मुताबिक प्रेम बाइसा की तबीयत दोपहर 12 बजे से पहले ही खराब थी। इसके बाद करीब 12 बजे उन्होंने कंपाउंडर को फोन कर इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाया, लेकिन कंपाउंडर ने बताया कि वह उस समय व्यस्त था और उसने साफ कहा कि वह लगभग शाम 5 बजे के आसपास ही आ पाएगा। अब यहाँ एक बेहद अहम सवाल उठता है, अगर प्रेम बाइसा की हालत सच में गंभीर थी तो उनके पिता ने इन 5 घंटों के दौरान उन्हें किसी और डॉक्टर या अस्पताल क्यों नहीं ले गए? क्यों उन्होंने 5 घंटे तक कंपाउंडर का इंतजार किया? इन तमाम बातों से यही प्रतीत होता है कि प्रेम बाइसा के पिता जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे थे ताकि उनका कोई पूर्व नियोजित प्लान सफल हो सके। क्या इंजेक्शन सिर्फ एक बहाना था और असली वजह कुछ और? ये सारे तथ्य इस मामले को और भी गंभीर, संदिग्ध और रहस्यमय बना रहे हैं। सेवादार के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ने से पहले जो दाल उसने खाई थी वह साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ही उसके कमरे में लेकर गए थे। तो सवाल यह उठता है, क्या दाल में कुछ मिलाया गया था? और अगर दाल में कुछ मिलाया गया था तो किसने मिलाया? सेवादार ने या साध्वी के पिता ने? एक और अहम बात सामने आ रही है। इसमें बताया गया कि साध्वी के पिता वीरमनाथ प्रेम बाइसा के फोन का पासवर्ड बताने से कतरा रहे हैं। प्रेम बाइसा के पिता पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं? यह बात शक पैदा कर रही है और साध्वी के पिता को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ने अपनी बेटी की हालत को लेकर बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद प्रेम बाइसा को उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें लगातार छींकें आ रही थीं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। प्रेम बाइसा के पिता ने यह भी कहा कि मौत के बाद प्रेम बाइसा के नाखून नीले पड़ गए थे। हालांकि शरीर पर कोई असामान्य बदलाव नजर नहीं आया था। यह लक्षण कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल कई संभावनाओं पर काम कर रही है। क्या मौत किसी दवा या गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई, या फिर उस रात खाने में दी गई दाल में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत अब जांच के उस अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई रिपोर्ट किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रही है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल एसआईटी के हाथों में है और पोस्टमार्टम के बाद 35 अहम सैंपल एफएसएल भेजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे संवेदनशील वेजाइनल स्वाब भी शामिल है। एफएसएल की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इन सैंपल्स में कोई बायोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है या नहीं, क्योंकि यहीं से मौत की असली वजह सामने आ सकती है। इसी बीच एफएसएल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रेम बाइसा के पिता और सेवादार सुरेश के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां दोनों के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी कर रही हैं ताकि उनके बयानों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। हालांकि ये सभी कदम जांच की प्रगति और एफएसएल रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे। फिलहाल सच कई परतों में छिपा हुआ है और अब एफएसएल की रिपोर्ट ही तय करेगी कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे असली चेहरा कौन सा है। आखिर प्रेम बाइसा के पिता और सेवादार सुरेश का डीएनए सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुका है। जांच एजेंसियों की नजर इसलिए भी इन दोनों पर टिकी है क्योंकि जब प्रेम बाइसा की तबीयत अचानक खराब हुई थी, उस वक्त मौके पर यही 2 लोग मौजूद थे। इतना ही नहीं, प्रेम बाइसा को अस्पताल ले जाने वाले भी यही दोनों थे। जांच में यह भी पता चला कि आश्रम के सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। कई एक्सपर्ट ने दावा किया कि मौत के बाद नाखून तब नीला होता है जब किसी को जहरीली चीज दी गई हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो क्या सच में प्रेम बाइसा को खाने पीने में कुछ मिलाकर खिलाया गया था, या तकिए से दबाकर उनकी सांस रोकी गई?
सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि प्रेम बाइसा काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी थीं। वीरम नाथ से ज्यादा उनके फॉलोअर्स थे। इसी वजह से पिता को यह बात चुभ रही थी कि कैसे उनकी बेटी उनसे आगे निकल गई। अब प्रेम बाइसा के पिता पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही है। वजह यह है कि उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के कहने के बावजूद पोस्टमार्टम न कराना, मौत के एक दिन बाद ही आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटवा देना, सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना, अलग अलग तरीके का बयान देना, कुछ महीने पहले वीडियो वायरल होना, मौत से 2 दिन पहले प्रेम बाइसा का पूरी तरह स्वस्थ होना, प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया जाना, वीडियो वायरल होने के बाद जिस मकान में प्रेम बाइसा और उनके पिता रहते थे उस मकान मालिक का अचानक दुनिया छोड़कर जाना, पुलिस प्रशासन को रोकना और प्रेम बाइसा के मोबाइल का पासवर्ड बताने से बचना, ये सभी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं प्रेम बाइसा के पिता की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि हो सकता है प्रेम बाइसा का शोषण उनके पिता द्वारा ही किया जा रहा हो और वीडियो के वायरल होने के बाद बदनामी के डर से हत्या की गई हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कंपाउंडर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रेम बाइसा के आश्रम के पास एम्स सहित 3 बड़े सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। ऐसे में बार बार एक कंपाउंडर को फोन करके बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी आधार पर लोगों का मानना है कि प्रेम बाइसा के पिता खुद को बचाने के लिए कंपाउंडर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि कंपाउंडर पहली बार नहीं बल्कि कई बार पहले भी आश्रम में इलाज के लिए आ चुका था। वहीं एक वर्ग यह भी कह रहा है कि अगर पिता ही दोषी होता तो वह खुलेआम इंसाफ की मांग क्यों करता। वहीं मामले की जांच कर रही एसीपी छब्बी शर्मा ने बताया है कि अब तक 35 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और बहुत जल्द इस रहस्यमयी मौत से जुड़ा सच सामने आ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद प्रेम बाइसा के शरीर के अंदरूनी अंग जैसे आंत, लीवर, किडनी, गुर्दे और भी कई हिस्सों को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद पूरा सच पता चलेगा कि आखिर प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई थी। प्रेम बाइसा की मौत ने आम जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। अब लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और प्रेम बाइसा के पिता और सेवादार से कड़ाई से पूछताछ करने की भी जोरदार अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रेम बाइसा के पिता जांच को भटकाकर इसे एक नई दिशा की ओर मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इसके पीछे का असली खिलाड़ी कौन है, उसके पिता, वह पुराने वर्कर या फिर कोई और। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, प्रेम बाइसा की मौत के पीछे किसका हाथ है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस केस से जुड़े हर नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।